India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, कोर्ट्स राउंडअप में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट्स और लो कोर्ट्स तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। आइए शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट ने केरल के पत्रकार टीपी नंदकुमार को एक महिला राजनेता के खिलाफ वीडियो पोस्ट करने के मामले में अग्रिम जमानत दी है। बता दें कि जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एम सुंदरेश की बेंच ने नंदकुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है। नंदकुमार पर आरोप है कि उन्होंने एक महिला राजनेता के खिलाफ एक वीडियो पोस्ट किया था जिससे उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची। नंदकुमार के खिलाफ आईपीसी की धारा 354A यौन उत्पीड़न और 509 शब्दों या इशारों द्वारा महिला की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाना के तहत मामला दर्ज किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने नंदकुमार को अग्रिम जमानत देते हुए उन्हें जांच में सहयोग करना होगा और ये भी कहा है कि बिना अनुमति के कोई बयान नहीं देना होगा। कोर्ट ने ये भी कहा कि नंदकुमार को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कोई भी बयान नहीं देना होगा जो मामले को प्रभावित कर सकता है। अब इस मामले को लेकर अगली सुनवाई 16 जुलाई को होगी, जब कोर्ट नंदकुमार की अग्रिम जमानत याचिका पर अंतिम निर्णय लेगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई के साथ ही बता दें आपको कि कार्रवाई के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों को अपने आदेश में शामिल किया है। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एम सुंदरेश की बेंच ने कहा है कि इन दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करना चाहिए ताकि गैंगस्टर एक्ट का दुरुपयोग न हो सके। एक याचिका में गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई को चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि इस एक्ट का दुरुपयोग किया जा रहा है और बिना किसी ठोस सबूत के लोगों को आरोपी बनाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि यूपी गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करने से पहले जिला प्रशासन को राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। कोर्ट ने इन दिशा निर्देशों को अपने आदेश में शामिल करते हुए कहा कि इनका सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। राज्य सरकार ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई के लिए कुछ दिशा निर्देश जारी किए। इसमें कहा गया है कि गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करने से पहले जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाएगा। इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर ही गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई करने से पहले आरोपी को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इन दिशा निर्देशों का उद्देश्य गैंगस्टर एक्ट का दुरुपयोग रोकना और ये सुनिश्चित करना है कि एक्ट के तहत कार्रवाई केवल तभी की जाए जब इसके लिए पर्याप्त सबूत हो। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है और अपने फैसले में कहा है कि रेस जुडिक्टा का सिद्धांत न केवल विभिन्न मामलों पर लागू होता है बल्कि एक ही मामले के विभिन्न चरणों पर भी लागू होता है। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एम सुंदरेश की बेंच ने ये टिप्पणी की। रेस जुडिक्टा एक कानूनी सिद्धांत है जो कहता है कि एक बार किसी मामले का फैसला हो जाने के बाद उसी मामले में फिर से सुनवाई नहीं की जा सकती है। ये सिद्धांत न्यायालयों को एक ही मामले में बार बार सुनवाई करने से रोकता है और कानूनी प्रक्रिया को स्थिरता प्रदान करता है।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि रेस जुडिक्टा का सिद्धांत एक ही मामले में विभिन्न चरणों पर लागू होता है। इसका मतलब है यदि एक न्यायालय ने एक मामले में कोई आदेश पारित किया है तो उसी मामले के बाद में चरणों के अंदर उस आदेश को चुनौती नहीं दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला कानूनी प्रक्रिया को स्थिरता प्रदान करता है और न्यायालय को एक ही मामले में बार बार सुनवाई करने से रोकता है। ये फैसला भी सुनिश्चित करता है कि न्यायालयों के आदेशों का सम्मान किया जाए और उन्हें चुनौती नहीं दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार की एक लड़की को जबरन अपमानजनक और विवाह से बचाने के लिए संरक्षण करने का आदेश दिया है। बता दें आपको कि लड़की ने अपनी मर्जी से एक व्यक्ति के साथ रहने का फैसला किया था, लेकिन उसके परिवार और समाज के दबाव में आकर उसे परेशान किया जा रहा था। लड़की ने अपनी याचिका में कहा था कि उसने अपनी मर्जी से व्यक्ति से के साथ शादी की है और परिवार उसके साथ रहने का फैसला किया है, लेकिन उसके परिवार और समाज के लोग उसे परेशान कर रहे हैं और उसने जबरन शादी करने के लिए मजबूर भी उसे किया जा रहा है। बता दें कि लड़की ने सुप्रीम कोर्ट से संरक्षण की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने लड़की को संरक्षण देते हुए कहा है कि वह अपनी मर्जी से किसी के साथ रहने के लिए स्वतंत्र है और उसके परिवार और समाज के लोगों को उसे परेशान करना नहीं चाहिए। कोर्ट ने पुलिस को भी निर्देश दिए हैं कि वह लड़की को सुरक्षा प्रदान करें और उसके परिवार और समाज के लोगों द्वारा किसी भी तरह की परेशानी से बचाएं। सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश महत्वपूर्ण है क्योंकि ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता और पसंद के अधिकारों की पुष्टि करता है। कोर्ट ने कहा है कि एक वयस्क व्यक्ति अपनी मर्जी से किसी के साथ रहने के लिए स्वतंत्र है और उसके परिवार और समाज के लोगों को इसमें दखल नहीं देना चाहिए। तमिलनाडु हाईकोर्ट के फैसले को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई। बता दें दरअसल ये पूरा मामला तमिलनाडु के एडीजीपी एचएम जयराम ने अपहरण मामले में अपनी गिरफ्तारी के मद्रास हाईकोर्ट के निर्देश के सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया। हाईकोर्ट ने एडीजीपी जयराम के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए थे जब वह एक अपहरण मामले में आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहा था। अपहरण का ये मामला एक अंतरजातीय विवाह से जुड़ा हुआ है जहां लड़की के परिवार ने अपने बेटे के अपहरण का आरोप लगाया। एडीजीपी जयराम पर आरोप है कि उन्होंने अपने आधिकारिक वाहन का उपयोग अपहरण में किया था। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के निर्देश पर सवाल उठाते हुए ये चौंकाने वाला खुलासा किया है और एडीजीपी जयराम को निलंबित करने का कोई औचित्य नहीं है जब वे जांच में सहयोग कर रहे हैं। जस्टिस उज्जवल भुयान और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने राज्य सरकार से पूछा है कि एडीजीपी जयराम को निलंबित करने का क्या औचित्य है जब वह जांच में सहयोग कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि क्या वे एडीजीपी जयराम के निलंबन को वापस लेने के बारे में विचार करेंगे। इस मामले की अगली सुनवाई कल होगी जब राज्य सरकार इस संबंध में अपना रुख स्पष्ट करेगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं और आइए इंडिया लीगल के वेब रिपोर्टर से समझते हैं कि किडनैपिंग और एब्डक्शन में क्या फर्क होता है। हाल ही में एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस एडीजीपी एचएम जयराम को 16 वर्षीय लड़के के एब्डक्शन में एलिजेड इन्वॉल्वमेंट के आरोप में गिरफ्तार किया गया।
यह मामला निश्चित रूप से एक अहम सवाल खड़ा करता है। एब्डक्शन आखिर होता क्या है? क्या यह किडनैपिंग के समान ही अपराध है? दरअसल इन दोनों अपराधों के बीच मुख्य अंतर पीड़ित की उम्र या मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है। किडनैपिंग केवल नाबालिगों या मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्तियों को अवैध रूप से ले जाना से संबंधित होती है, जबकि एब्डक्शन किसी भी व्यक्ति के साथ हो सकता है, चाहे वह किसी भी उम्र या मानसिक स्थिति का हो। भारतीय न्याय संहिता 2023 के सेक्शन 138 के अनुसार यदि किसी व्यक्ति को बलपूर्वक या धोखे से किसी स्थान से कहीं और ले जाया जाए तो वह एब्डक्शन माना जाएगा। वहीं सेक्शन 137 में किडनैपिंग को दो प्रकारों से बांटा गया है। फर्स्ट, किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया, किसी भी व्यक्ति को उसकी अनुमति के बिना भारत की सीमा के बाहर ले जाना। सेकेंड, किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप, किसी बच्चे या मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति को उसके लॉफुल गार्जियन की अनुमति के बिना बहला फुसलाकर या जबरन तरीके से बाहर ले जाना। इस तरह किडनैपिंग और एब्डक्शन दोनों अलग अलग अपराध हैं, जिनकी कानूनी परिभाषा और सजा भी अलग अलग है। डू फॉलो अस फॉर मोर सच लीगल अपडेट्स। और चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने जो राहत दी है उसकी बात करते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने वोल्वो को ट्रेडमार्क मामले में अंतरिम राहत दी है। बता दें आपको कि जिसमें नकली बसों के निर्माण और बिक्री पर रोक लगाई गई है। जस्टिस अमित बंसल ने अपने आदेश में कहा है कि प्रतिवादियों ने जानबूझकर और बेईमानी से वोल्वो के ट्रेडमार्क और डिजाइन का उल्लंघन किया है। वोल्वो ने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि कुछ भारतीय बस निर्माता और अंतर शहर बस सेवा प्रदाता उनकी ट्रेडमार्क और डिजाइन का उल्लंघन कर रहे थे। वोल्वो ने 1915 में अपनी ट्रेडमार्क को अपनाया था और विश्व भर में इसका उपयोग भी किया जा रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि प्रतिवादियों ने वोल्वो की ट्रेडमार्क और डिजाइन का उल्लंघन किया और इससे वोल्वो की प्रतिष्ठा और व्यवसाय को नुकसान पहुंच सकता है। कोर्ट ने प्रतिवादियों को वोल्वो की ट्रेडमार्क और डिजाइन का उपयोग करने से रोक दिया और उन्हें ऐसे किसी भी उत्पाद का निर्माण, बिक्री या प्रदर्शन करने से रोक दिया जो वोल्वो की ट्रेडमार्क और डिजाइन का उल्लंघन करता हो। इस मामले की अगली सुनवाई 9 अक्टूबर को होगी और जब कोर्ट वोल्वो की याचिका पर अंतरिम फैसला लेगा। वोल्वो की ओर से वकील वैशाली मित्तल, सिद्धांत चमोला और सैयद अरोरा ने पैरवी की। अगली खबर का रुख करते हैं। लीलावती ट्रस्ट की एफआईआर को चुनौती। जी हां, आपको बता दें दरअसल एचडीएफसी बैंक के सीईओ शशिधर जगदीशन ने लीलावती ट्रस्ट द्वारा दर्ज एफआईआर के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया था और जगदीशन ने एफआईआर को रद्द करने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की। लीलावती ट्रस्ट ने एचडीएफसी बैंक के सीईओ शशिधर जगदीशन पर आरोप लगाया कि उन्होंने लीलावती अस्पताल में मुफ्त इलाज बदले में 2.05 करोड़ यानी तकरीबन 2 करोड़ से ज़्यादा की रिश्वत ली है। ट्रस्ट का दावा है कि जगदीशन ने चेतन मेहता ग्रुप को ट्रस्ट के मामलों में हेरफेर करने में मदद करने के लिए ये रकम ली है। एचडीएफसी बैंक ने इन आरोपों को निराधार और दुर्भावनापूर्ण बताया। बैंक का कहना है कि शिकायत बैंक द्वारा मेहता समूह की कंपनी स्प्लेंडर जेम्स लिमिटेड के खिलाफ वसूली करने की कार्रवाई के कारण की गई है, जिसने 65 करोड़ 22 लाख रुपए का लोन डिफॉल्ट किया है। कोर्ट हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए खुद को इससे अलग कर लिया है और अब इस मामले को नई बेंच के पास सब भेजा जाएगा। वरिष्ठ अधिवक्ता अमित देसाई ने जगदीशन की ओर से पेश होते हुए आरोपों को बेबुनियाद बताया और कहा है कि ये एफआईआर बैंक की वसूली कार्रवाई के जवाब में दायर की गई है।
वहीं केरल हाईकोर्ट में क्लैट पीजी उम्मीदवारों ने आपको बता दें कि परामर्श शुल्क को चुनौती देते हुए याचिका दायर की है। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि 30,000 का परामर्श पंजीकरण शुल्क और 20,000 का पुष्टिकरण शुल्क मनमाना और असंवैधानिक है। उनका कहना है कि शुल्क आर्थिक रूप से कमजोर उम्मीदवारों के लिए अनुचित बाधा उत्पन्न करता है और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन भी करता है। याचिका में कुछ मुख्य बिंदु इस तरह है। परामर्श शुल्क संरचना मनमानी और असंवैधानिक है। शुल्क आर्थिक रूप से कमजोर उम्मीदवारों के लिए अनुचित बाधा उत्पन्न करता है। शुल्क का उल्लेख प्रारंभिक अधिसूचना में नहीं किया गया था। जस्टिस जीके सिंह ने याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी कंसोर्टियम यूजीसी और बार काउंसिल ऑफ इंडिया को नोटिस जारी किया। अब इस मामले की अगली सुनवाई 22 जुलाई को होगी। और चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम या MGNREGA योजना को पश्चिम बंगाल में 1 अगस्त 2025 से लागू करने का निर्देश दिया है। ये निर्देश 3 साल के अंतराल के बाद आया है, जब राज्य में ये योजना बंद थी। जस्टिस राजशेखर मंथा ने अपने आदेश में कहा है कि केंद्र सरकार को राज्य में ये योजना को लागू करने के लिए आवश्यक कदम उठाने होंगे। कोर्ट ने कहा है कि ये योजना जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर को प्रदान करने और गरीबी उन्मूलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पश्चिम बंगाल में MGNREGA योजना 3 साल से बंद पड़ी है, जिससे कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। कोर्ट ने कहा है कि राज्य में इस योजना को लागू करने से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और ग्रामीण जो है उनको रोजगार मिल पाएंगे, गरीबी दूर हो पाएगी। केंद्र सरकार को राज्य में MGNREGA योजना को लागू करने के लिए आवश्यक धन और संसाधन प्रदान करने होंगे। कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि वह राज्य में इस योजना को सफलतापूर्वक लागू करे। इस योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रदान करने में और गरीबी उन्मूलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बता दें कि इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को 100 दिनों की गारंटेड रोजगार प्रदान किया जाता है, जिससे कि उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। पनाफिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड वर्सेस सेबी मामले में सेबी ने पैनाफिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयरों को बढ़ावा देने वाले प्रचार एसएमएस की शिकायत प्राप्त की है। इस एसएमएस में बड़े निवेशकों के नामों का गलत उल्लेख करते हुए 2 गुना रिटर्न का वादा किया गया था। जांच में पता चला है कि जलज अग्रवाल ने श्याम वेंकटेश टेक्नोलॉजी के माध्यम से इन एसएमएस सेवाओं का उपयोग किया है और साथ ही सेबी ने अग्रवाल पर शेयर बाजार में हेरफेर करने का आरोप लगाया और 15 लाख का जुर्माना लगाया। अग्रवाल ने सेबी के आदेश के खिलाफ एसएटी में अपील की, जिसकी सुनवाई 21 जुलाई 2025 को होगी। सेबी ने पैनाफिक इंडस्ट्री लिमिटेड की शेयर को बढ़ावा देने वाले एसएमएस की जांच की है। जांच में पता चला है कि जलज अग्रवाल ने इन एसएमएस सेवाओं का उपयोग किया था। सेबी ने अग्रवाल पर शेयर बाजार में हेरफेर का आरोप लगाया था और 15 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। अग्रवाल ने सेबी के आदेश के खिलाफ एसएटी में अपील की। सेबी ने जलज अग्रवाल पर शेयर बाजार में हेरफेर का आरोप लगाया और 15 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। अग्रवाल ने सेबी के आदेश के खिलाफ एसएटी में अपील की, जिसकी सुनवाई 21 जुलाई 2025 को होगी। मेरी मामले की जानकारी देंगे मुंबई से इंडिया लीगल रिसर्चर, वेब रिसर्चर हमारे साथ जुड़ गई है रांची चौहान। रांची, क्या जानकारी है आपके पास? The facts of the case is SEBI has received complaints from the promotional SMS recommending the stocks of Panapic Industrial Limited from multiple investors.
So this SMS was sent from a specific ID, encouraging the investors to buy specific shares, promoting double returns and falsely associating big names like Rakesh Jhunjhunwala. Now, these SMSs were allegedly managed by multiple intermediaries, and therefore the investigation was conducted from a period of 4th January 2017 to 31st March 2017. In the investigation, it was found out that a bulk SMS campaign was launched promoting Panafic stocks, targeting over 4.6 lakh investors. During this time, the price and the trading volume of Panafic surged significantly. SEBI found a link between the payments made by Mr. Agrawal and the SMS services, and linked it to Mr. Agrawal. Approximately paid them 5 lakhs, and the transaction shows so. He denied he denied involvement in the SMS campaign. He claimed that the payments were neither for the shares or done under the instructions of the former employee. However, he failed to provide any documents, proof to support these explanations. SEBI observed that this inconsistencies in Mr. Agrawal's explanation. He had contradicted himself. In one instance, he said he paid the shares, and another he said he transferred the sale proceeds. So this pattern was similar to his past conduct in another cases, Forward Technologies Limited, where he was already penalized for using SMS campaigns to manipulate stock prices. Therefore, the adjudicating officer found that Mr. Agrawal had violated Section 12 and Section 3 of the SEBI regulations, and imposed a monetary penalty of ₹15 lakhs under Section 15. शुक्रिया आपका रांची, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.